नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो बिजनेस लॉ का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे रिवोकेशन और कंसिडरेशन के बारे में, और साथ में उसके कुछ इंपॉर्टेंस को भी जानेंगे। और साथ में हम लोग जानेंगे फ्री ऑफ कॉन्सेंट के बारे में और फिर माइनर ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिवोकेशन के बारे में। तो रिवोकेशन होता क्या है? यानी रिवोकेशन का मतलब होता है कि कुछ भी आप चीज़ दिए हो किसी को, चाहे वो किसी तरीके का ऑफ़र हो या लाइसेंस हो या फिर किसी तरीके का एक्सेप्टेंस हो, तो उसे आप वापस ले रहे हो। अगर आपको किसी का ऑफ़र पसंद नहीं आया, आपने उसके ऑफ़र से पहले उसे एक्सेप्टेंस दे दिया कि हाँ मैं ले लूँगा, कोई भी ऑफ़र है। लेकिन जब आपको उसको ऑफ़र पसंद नहीं आया तो फिर आप उसका एक्सेप्टेंस ले लोगे कि नहीं, मुझे पसंद नहीं आया, मैं नहीं लूँगा। या फिर आपने किसी को ऑफ़र देना चाहा या फिर दे दिया, लेकिन कुछ समय के लिए दिया, 2 दिन 4 दिन के लिए दिया। कि अगर आप, जैसे कि मैं किसी को कार बेच रहा हूँ, मैंने 3 दिन तक अपने दोस्तों को बोला कि मैं तुम्हें कार बेचूंगा, अगर तुम लोग कार लेते हो तो मैं तुमको इतना % ऑफ कर दूंगा। तो ये मेरा ऑफ़र था बस 3 दिन के लिए, और 3 दिन बाद मैं वो ऑफ़र ले लेता हूँ, तो ये मेरा हो जाता है रिवोक। मैंने रिवोकेशन कर लिया, उस ऑफ़र को हटा दिया। तो जैसे वो ऑफ़र हटेगा तो एक्सेप्टेंस भी हटेगा। तो ये सब एक कुछ सर्कमस्टेंस के अंदर होते हैं, रूल रेगुलेशंस के अंदर होते हैं, इसके कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एन ऑफर कम्स टू एन एंड एंड इज नो लॉन्गर ओपन टू एक्सेप्टेंस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस अंडर सेक्शन 6। जब कोई ऑफर आता है तो जब जब आकर खत्म होने वाला होता है तो उसका जो एक्सेप्टेंस भी होता है वो भी जिस तरीके से ऑन होता है वैसे ही वो बंद भी होने वाला होता है। कोई ऑफर जब आया तो वो बंद भी होगा, कुछ टाइम के लिए वो ऑफर आया है तो कुछ टाइम के लिए वो एक्सेप्टेंस होगा, और अगर वो जिस दिन ऑफर खत्म होगा तो उसका एक्सेप्टेंस भी वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये अंडर सेक्शन सी के अंडर आता है। इसके कुछ पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट्स आता है बाय नोटिस। नोटिस के थ्रू आपको बता सकता है कि आपका ये ऑफर खत्म होने वाला है। जैसे कि हम लोग बिग बाजार देखते हैं, बिग बाजार या फिर कोई भी सुपर मार्केट्स, तो उसमें ओकेजनली कोई ना कोई ऑफर आता है। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, दिवाली, इन सब टाइम में, दुर्गा पूजा, इन सब टाइम में हम लोग को सुपर मार्केट्स में कुछ कुछ अलग अलग ऑफर्स देखने को मिलते हैं। और वो ऑफर्स का हम लोग को पता कैसे चलता है? या तो बाय रोड एडवर्टाइजमेंट करते हुए जाते हैं, या तो कहीं होर्डिंग लगा दिया जाता है, या फिर न्यूज़पेपर में बता दिया जाता है, या पैम्पलेट बांट दिया जाता है कि आपका ये ऑफर इतना तारीख से इतना तारीख तक चल रहा है, इस तारीख के बाद आओगे तो आपको ये ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, आपको इस ऑफर में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, या फिर आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। इस बीच में आओगे तो आपको जो ऑफर मिल रहा है उस पर हम लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे यही होता है कि जो कस्टमर होते हैं उसको उस ऑफर को अगर उस टाइम के लिए एक्सेप्ट कर देते हैं और वो जाते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे कि मैं कल ही अपने किसी शॉपिंग मॉल में गया, किसी सुपर मार्केट में गया, वहाँ पे एक प्रोडक्ट पे, एक टी शर्ट पे बाय 1 गेट 2 फ्री था। तो मैंने वो ऑफर ले लिया और वो उसी दिन वो लास्ट डेट था, तो ये चल गया, ये हो गया ऑफर। अगर मैं कल के जगह आज जाता तो ये नहीं होता, ये क्योंकि ऑफर खत्म हो गया है और वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ये ऑफर को। तो यही होता है बाय नोटिस। आप नोटिसली आप बता सकते हो। इफ द ऑफरर गिव्स द नोटिस ऑफ रिवोकेशन to the other party that is expressly withdraws the offer and the offer comes to an end, an offer may be revoked any time before acceptance but not afterwards। ठीक है, बाय नोटिस समझ में आ गया। अब आता है बाय लैप्स ऑफ टाइम। when the proposer prescribes the time within which the proposer must be accepted, the proposer lapses the time as soon as the time expire। तो लैप्स ऑफ टाइम में हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि आप लोग को एक टाइम दे दिया, आपने अपने फ्रेंड को बता दिया कि अगर तुम 2 दिन तक आए तो मैं तुम्हें ये इस जगह लेकर जा सकता हूँ। अगर 2 दिन में आ गए तो मैं तुम्हें
किसी दूसरे जगह लेके जा सकता हूँ, वहाँ घुमा सकता हूँ, फिरा सकता हूँ, खिला सकता हूँ, पिला सकता हूँ। और अगर आप 2 दिन बाद आओगे तो आपको किसी तरीके का ऑफर नहीं मिलेगा और मैं अकेला जा चुका हूँगा। तो ये होता है लैप्स ऑफ टाइम। अगर आप उस टाइम पीरियड में अगर आप नहीं आते हो अपने फ्रेंड के पास, अगर आपको जाने का मन है, तो वो एक्सपायर हो जाएगा वो ऑफर, और वो प्रपोजल जो है वो चला जाएगा जिसने आपको ये ऑफर दिया था। फिर आता है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम। एक रीजनेबल टाइम जो होता है उसके बाद जो एक्सपायरी होता है वो क्या होता है? इफ नो टाइम हैज बीन प्रिस्क्राइब द प्रपोजल लैप्सेस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द रीजनेबल टाइम। हो सकता है कि आपने कुछ ऑफर दिया और वो ऑफर अभी भी चल रहा है, लेकिन आपके पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट खत्म हो गया। तो वहां पे उसी टाइम पे जब आपका प्रोडक्ट खत्म हो गया तो उसी टाइम पे इमीडिएटली वो ऑफर जो है एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम। तो इसका एक अपना रीजन भी होता है कि आपका प्रोडक्ट खत्म हो गया, जिसमें आपने ऑफर दिया था, सारा कस्टमर लेके चला गया, तो अब वो ऑफर नहीं चल रहा है। या फिर अगर नया प्रोडक्ट आ जाएगा तो फिर आप उस ऑफर को कंटिन्यू कर दोगे। फिर आता है बाय फेलियर ऑफ ए कंडीशन प्रिटेंड। अब ये क्या होता है? एन ऑफर लैप्सेस बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्ट और टू फुलफिल द कंडीशंस प्रिटेंडेंट टू एक्सेप्टेंस व्हेन सच एज कंडीशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। इसमें जो ऑफर चल रहा है वो अगर लैप्स हो जाता है या फिर किसी तरीके से उसका एक्सेप्टेंस फेल हो जाता है, तो उसके कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, उसका एक्सेप्टेंस को फुलफिल करने के लिए एक नया ऑफर या फिर एक नया कंडीशन प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, बना दिया जाता है कि ठीक है सर, अगर आपने ये ऑफर दिया और ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है उसका, तो उसको उस ऑफर को फुलफिल करने के लिए आपको कुछ नया कंडीशंस अप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे कि कोई आप सुपरमार्केट में गए, कोई टी शर्ट खरीद रहे हो, उसका ऑफर तुरंत उसी टाइम पे वो खत्म हो गया, उसका वो टाइम पीरियड खत्म हो गया। अब आप जब लेने गए, पैसा जमा करने गए, तो वहां पे वो बोला कि सर आपका ये ऑफर खत्म हो चुका है, आपको इस प्रोडक्ट का पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि मैंने टाइम पे लिया, बस मुझे आने में यहाँ टाइम लग गया, तो वो आपको कुछ नया कंडीशन दे देगा। ठीक है सर, आप 2 ठो ले लिए तो आपको 1 ठो टी शर्ट फ्री मिल जाएगा, या आप 2 लीजिए 2 टी शर्ट और आपको फ्री मिल जाएगा। तो ये अलग अलग कंडीशंस अप्लाई कर दिए गए। तो ये होता है। फिर होता है बाय डेथ एंड इंसैनिटी। अब ये क्या होता है कि जो ऑफरर है वो कुछ ऑफर कर दिया, लेकिन उसका अचानक से ऑफर करने के बाद ही डेथ हो गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गए उसके साथ, तो वो ऑफर एक्सपायर हो जाएगा, वो रिवोक हो जाएगा, वो वापस ले लिया जाएगा। जैसे कि कोई आदमी, कोई पर्सन है, उसको अपना जमीन बेचना है या घर बेचना है। उसने कल अपने कुछ दोस्तों को बोला कि मैं ये घर बेचूंगा, जमीन बेचूंगा इतने रुपए में, और अगर तुम लोग लोगे तो मैं इसमें कुछ कम प्राइस दे दूंगा, प्राइस में दे दूंगा। ठीक है, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन जब वो आदमी आया, उसका फ्रेंड आया उस आदमी के पास, तो पता चला कि उस आदमी का परसों डेथ हो गया है। जिस दिन उसने ऑफर दिया उसी दिन उसका डेथ हो गया रात में। तो वो क्या हो गया, उसका ऑफर जो है एक्सपायर हो गया। तो ये होता है बाय डेथ एंड इंस्टेनिटी, तब जाके ऑफर या फिर उसका एक्सेप्टेंस जो है वो रिवोक हो जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। फिर आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? व्हेन अ काउंटर ऑफर इज गिवन द ओरिजिनल ऑफर इज लैप्स। अगर अभी जो ऑफर चल रहा है, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर चल रहा है, उसमें अचानक से अनाउंसमेंट होता है सुपरमार्केट में कि अब बाय 1 गेट 1 फ्री नहीं है, अब बाय 2 गेट 1 फ्री है। तो उस समय से क्या होगा, वो जो ओरिजिनल ऑफर चल रहा था वो हट के अभी जो काउंटर ऑफर आया वो शुरू हो जाएगा, बाय 2 गेट 1 फ्री या फिर बाय 1 गेट 2 फ्री, ऐसा ऑफर शुरू हो जाएगा। तो ये होता है काउंटर ऑफर। अब आता है बाय रिफ्यूजर। बाय रिफ्यूजर में क्या आता है? द प्रपोजल वांट्स टू रिफ्यूज्ड इज डेड एंड कैन नॉट बी रिसीव्ड बाय इट्स सब्सिक्वेंट एंड एक्सेप्टेंस। कि किसी ने ऑफर किया, लेकिन जिससे ऑफर किया वो किसी कारण से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, या फिर उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको पसंद है, वो ऑफर लेना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन वो क्यों, कुछ कारण से, कुछ रीजन से वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये होता है रिफ्यूज्ड ऑफर। या तो हो सकता है उस आदमी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हो, या फिर वो आदमी का डेथ हो गया हो जो एक्सेप्ट करने वाला है, तो कुछ भी हो सकता है। जो प्रपोजल दे रहा है,
या फिर जिसको प्रपोजल मिल रहा है और या फिर जिसको प्रपोजल चाहिए, ठीक है, ये होता है बाय रिफ्यूजल। तो ये होता है रिवोकेशन, जिसने ऑफर दिया वो वापस ले सकता है, जिसने एक्सेप्टेंस दिया वो एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है, ये होता है रिवोकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन क्या होता है? सबसे पहले ये सेक्शन 2D के अंडर आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। यहाँ पे कंट्रोल लिख दिया है लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है सेक्शन 2D में। इसका डेफिनेशन क्या है? When at the desire of the promiser, the promisee of any other person has done or abstain from doing, does or abstain from doing or promises to do, or to abstains from doing something, such act or abstinence of promise is called a consideration for a promise, for the promise. Consideration का मतलब होता है किसी भी पर्पस पे विचार करना या फिर किसी डिसीजन पे ध्यान देना कि आप क्या करने वाले हो या फिर क्या करना चाहते हो या फिर क्या कर रहे हो, और करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत है, कौन कौन से लॉज की ज़रूरत है, कौन कौन से सेक्शंस की ज़रूरत है, ये सब जानना, इस पे विचार करना, इस पे परामर्श करना, ये होता है कॉन्सिडरेशन। अगर कोई प्रॉमिसर किसी प्रॉमिसी को ये कंसिडरेशन करता है, यानी किसी चीज़ पे विचार परामर्श करता है कि मैं कोई काम करने वाला हूँ या मैं तुम्हें ये ऑफ़र देने वाला हूँ या फिर मैं ये ऑफ़र दे रहा हूँ या फिर मैं ये दे चुका हूँ ऑफ़र तुम्हें, और वो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर लास्ट में एक्सेप्ट करने के बाद वो बोलता है नहीं मैं अब कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसे अब बंद करना चाहता हूँ, मैं इस ऑफ़र को डिक्लाइन करता हूँ, एक्सपायर करता हूँ, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये होता है कंसिडरेशन कि आप किस चीज़ पे बात कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो या किस चीज़ के बारे में आप विचार परामर्श कर रहे हो अपने दोस्तों से, अपने फैमिली वालों से। ये होता है कंसिडरेशन। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेफिनेशन विल स्प्लिट इट एज फॉलोज। अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आया है तो मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स में बता देता हूँ। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, कोई प्रॉमिसर जो है, कोई प्रॉमिसर अपना कुछ डिजायर, अपना कुछ सोच, अपना कुछ थिंकिंग किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है। द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, किसी प्रॉमिसी के सामने प्रकट करता है या फिर किसी पर्सन के सामने प्रकट करता है कि मैं ये करने का सोच रहा हूँ, मैं यहाँ जाने का सोच रहा हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। हैज़ डन और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, या कर दिया हूँ या फिर करने से घबरा रहा हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। और डज और एब्स्टेन फॉर डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग। तो यहाँ पे भी सेम थिंग बोला गया है। सच एज और एब्स्टिनेंस फॉर समथिंग इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिसी, और इसी एब्स्टिनेंस को हम लोग कंसिडरेशन कहते हैं प्रोमिसी का, जो प्रॉमिस कर रहा है। अब इसके क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं वो देखते हैं। पास्ट कंसिडरेशन, व्हेन कंसिडरेशन फॉर अ प्रेजेंट प्रॉमिस was given in the past time, past that is before the date of the promise, such consideration is called past consideration। जब कोई consideration, जब कोई विचार सामने प्रॉमिस जो कर रहा है, जो अभी के टाइम पे प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन वो बहुत पहले भी दे चुका है, बहुत पहले भी उस प्रॉमिस को दे चुका है, लेकिन उसे वो पूरा नहीं कर रहा है या फिर पूरा नहीं किया है, उसको हम लोग पास्ट कंसिडरेशन कहते हैं। कि हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ पे विचार कर लिया है। मैंने 2 महीने पहले ही बिजनेस लॉ का वीडियो के बारे में सोच लिया था कि मैं ये बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, वैसे बनाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट लिख लिया था, पूरा कॉन्टेंट लिख लिया था, लेकिन सूट नहीं कर पा रहा था। तो ये था मेरा पास्ट कंसिडरेशन कि मैंने इस पर पहले विचार कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, लेकिन सूट नहीं कर रहा था या फिर अपलोड नहीं कर रहा था। तो ये होता है पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट एंड एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन क्या होता है? व्हेन कंसिडरेशन इज गिवन सिमल्टेनियसली विथ द प्रॉमिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन। जो इस टाइम पे चल रहा है, मैंने ये सोचा, मैंने ये परामर्श किया, मैंने ये आपसे विचार किया और तुरंत ही सूट कर लिया या तुरंत ही वो काम को कर लिया, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ,
मैंने अभी ये कंटेंट लिखना शुरू किया और अभी ही स्टार्ट कर दिया लिखना और अभी शूट कर दिया और अभी अपलोड कर दिया। ये होता है प्रेजेंट कंसिडरेशन, कि मैंने जो सोचा, मैंने जो किया, मैंने जो पाया, ये होता है प्रेजेंट कंसिडरेशन। अ प्रेजेंट एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन इज समथिंग एक्चुअली डन, और इसे ही हम लोग एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी कह सकते हैं, जो पहले से कंप्लीट हो चुका है। फिर आता है फ्यूचर एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, जो मुझे फ्यूचर में करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं पहले ही सोच लिया था, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर आने वाले वीडियो में कुछ दूसरे मेथड पे या फिर किसी दूसरे टॉपिक पे या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाऊंगा। तो ये मैं अभी सोच रहा हूँ फ्यूचर में मुझे क्या करना है, अभी समझ रहा हूँ, अभी मैं इस पे बातचीत कर रहा हूँ, अभी कंटेंट बना रहा हूँ। तो ये मेरा फ्यूचर कंसिडरेशन हो जाएगा और इसको ही हम लोग एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन कह सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंसिडरेशन होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं जानबूझ के आज धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि बिजनेस लॉ जो चैप्टर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का है, बहुत ही पेचीदा है, जो जल्दी मैं बोल दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका किसी तरह का विचार परामर्श नहीं है, आप कुछ सोच नहीं रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। एक्सपेक्टेशंस टू द रूल, इसके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, इसके भी कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है जो एक्सपेक्ट किए गए कि इस दौरान, इस रूल के दौरान किया जाएगा, ये सब सारे काम इस रूल के दौरान होगा। तो वो क्या होगा? Consideration is the essential to the validity of the contract, but there are certain expectations to the rule. There are certain cases where a contract is enforceable even if there is no consideration. Natural love and expectation affection. कुछ नेचुरल लव और एक्सपेक्टेशंस होते हैं। An agreement made without consideration is valid if it is expressed in written and registered under the law in force for the registration of documents and is made an account of natural love and affections between parties standing near relation to each other. अगर दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और वो उस पार्टीज के बीच में कुछ रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है, तो वो सेक्शन 25(1) के अंडर आते हैं। और उसमें जरूरी नहीं कि आप सही तरीके से या कंसिडर रहे हो, या ये भी हो सकता है वो वैलिड कहलाएगा, आप चाहे उसे एक्सप्रेस करके या फिर रिटर्न लिख कर रजिस्टर करके आप उसे लॉफुली उसको बना रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये होता है नेचुरल लव एंड एक्सपेक्टेशन या फिर अफेक्शन, जो सेक्शन 25(1) में आता है। अब आता है वॉलंटरी कॉम्पनसेशन। वॉलंटरी कॉम्पनसेशन में क्या आता है? अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन इज वैलिड, इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, जो मैंने आपको ऊपर बताया, and registered under the law in force for the registration of downloads and is made an account of natural love and affections between parties standing near relation। जो मैंने आपको वहाँ पे रिलेशन और एक्सपेक्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट बताया, यहाँ भी वही कॉन्ट्रैक्ट यूज हो रहा है जो सेक्शन 25(2) में आता है। टाइम बेयर्ड डेप्ट, अ प्रॉमिस टू पे होली or in a part or debt which is bared. The law limitation can be enforced if the promise is in writing and is signed by the debtor or its authorized agent. टाइम बेयर्ड डेप्ट क्या होता है कि कोई भी कस्टमर, दो पार्टीज के बीच में हो रहा है, आप सेलर हो और दूसरा कस्टमर हो, कस्टमर उसे साइन कर चुका है या फिर किसी ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दिया गया है, अप्रूव करवा दिया गया है, तो ये होता है टाइम बेयर्ड डेप्ट। उसमें कुछ लॉज और लिमिटेशंस लग जाते हैं, प्रोमिसेस लग जाते हैं जो रिटन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे एजेंसीज के बारे में। एजेंसी, लॉ कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी, सेक्शन 185। लॉ कंसिडरेशन जो होता है वो रिक्वायर करता है कोई एजेंसी का बनाना, कोई एजेंसी लेता है या फिर कोई एजेंसी बना रहा है। तो एजेंसी यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी तरीके का, अगर आप माल का गोडाउन कर रहे हो, उस जगह में, उस मार्केट में किसी तरीके का गोडाउन है नहीं या फिर स्टॉक का जगह है नहीं जहाँ से आप तुरंत प्रोडक्ट खरीद सको, तो वो होता है एजेंसी। अगर आपका दुकान है या फिर आप किसी दुकानदार
को जानते हो तो आप उससे पूछ सकते हो कि इस प्रोडक्ट का एजेंसी कौन लेता है, या फिर इस प्रोडक्ट का एजेंसी कहाँ है, वो आपको बताएगा एजेंसी क्या होता है और कहाँ पे होता है। फिर आता है कंप्लीटेड गिफ्ट्स। नथिंग इन दिस सेक्शन shall affect the validity as between the donor and done actually give certain property to another according the transfer at property act. He cannot subsequently demand the property back on the ground that there was no consideration. कंप्लीटेड गिफ्ट्स में क्या होता है, इसमें कोई भी सेक्शन जो है यूज नहीं होता है, लेकिन इसका वैलिडिटी जो होता है डोनर और डन के बीच में होता है, जो सर्टेन प्रॉपर्टी के अंदर में आता है और अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आता है। और ये बहुत ही सब्सिक्वेंटली डिमांड में होता है, प्रॉपर्टी बैक में होता है, ग्राउंड दैट देयर वाज नो कंसिडरेशन। और इसमें जरूरी नहीं कि आप इसको लेके जो गिफ्ट दे रहे हो उसमें आप कुछ कंसिडरेशन रखो, यानी कि इसमें कुछ आप दूसरे पार्टी से विचार परामर्श करो। गिफ्ट्स में ही हम लोग को यहाँ पे पता चल जा रहा है कि वो गिफ्ट्स, अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो आप उससे बात तो नहीं करोगे कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या लोगे, ये सब। तो ये होता है कंप्लीटेड गिफ्ट्स। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, तो इसे मैं नहीं पढ़ूंगा। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा है उस पार्टी का कैपेसिटी क्या है, वो कितनी हद तक उस सामान का कैपेसिटी, उस प्रोडक्ट का कैपेसिटी को खरीद सकता है, उसका कितना कैपेसिटी उस प्रोडक्ट को खरीदने में, कितना वो सहमत है। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी मीन्स कॉम्पिटेंस एंड or competence to enter into a valid contract. An agreement becomes contract if it is entered between parties who have the capacity to contract, that is who are competent to enter into a contract. अब अगर कोई 10 रुपए वाला कस्टमर है, अगर आप उसको 100 रुपए का प्रोडक्ट दिखाओगे तो वो नहीं ले सकेगा, क्योंकि उसको वो वैल्यू नहीं मान पा रहा है, उसको वो खरीद नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 10 रुपए है और वो सिर्फ 10 रुपए का प्रोडक्ट लेने आया है। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का भी देखकर हम लोग को सामान बेचना चाहिए, तभी वो एंटर कर पाएगा, तभी वो ले पाएगा। फिर आता है कॉम्पिटेंस टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बनाया जाएगा, वो सेक्शन 11 के अंडर आता है और वो स्टेट्स कौन से एक्ट के स्टेट्स में आते हैं और हर एक पर्सन में किस तरीके से होता है और वो पर्सन किस तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है वो बताता है। सबसे पहला पॉइंट होता है हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ हु इज साउंड माइंड। यानी कि जो लॉ से मैच्योर हो, मेजोरिटी जिसका हो। लड़कों का 21 होता है, लड़कों का 18 भी हो सकता है, लड़कियों का 21 होता है मेजोरिटी। अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी में आपको देखा जाता है कि आपका क्राइटेरिया होता है, मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है 21। अगर आप 21 साल के नहीं हो तो आप उसे नहीं भरोगे या फिर आप उसे भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये आपको एक एग्जांपल हो गया। हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, जो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सके किसी भी लॉ से। Who are the person incompetent the contract, incapacity to contract, minor, person of unsound mind, person disqualified to contract according to law to which they are subject। जो माइनर हो, जो मेजोरिटी जिसका नहीं हो, वो लोग इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। जो अनसाउंड माइंड होते हैं, जो मतलब पागल जिसे कह सकते हैं, जो पागल है। डिस्क्वालीफाइड पर्सन, जिसको समझ नहीं है वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर वो किस कॉन्ट्रैक्ट पे बात कर रहा है। तो ये सब जो है कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कह सकते हैं ये इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्री कॉन्सेंट की। फ्री कॉन्सेंट होता क्या है? ठीक है, कॉन्सेंट मीन्स एन एक्ट टू गिवन एन एसेंट टू एन ऑफर। कंसेंट जो है वो एक एसेंट के रूप में काम करता है। कंसेंट का जो एक्ट है वो एसेंट के रूप में काम करता है जो ऑफर में दिया जाता है। टू और मोर पर्सन आर सेड टू द कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस।
दो से और दो से अधिक लोगों के बीच में होता है ये कंसेंट, ये एग्रीमेंट, जो जिनका सेम सेंस होता है और सेम थिंकिंग होता है। अगर आप कार बेच रहे हो और आपको कार खरीदने के लिए दो से अधिक लोग आ गए हैं, तो उनका एक ही सेंस में होना चाहिए कि आप उसे मर्सिडीज का ही कार बेच रहे हो, और उनका भी सेंस में ये होना चाहिए कि आपसे वो मर्सिडीज का ही कार लेंगे। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं सुजुकी का बताया हूँ लेकिन, और वो सोच रहे कि नहीं आप अपना मर्सिडीज के बारे में बता रहे हो। तो ये होता है फ्री कंसेंट, कि जो दोनों के बीच का सेंस है वो एक होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन लॉग सेंस द पार्टीज आर सेड टू बी ऑफ द सम इंटेंशन कंसिडरेशन द मैटर एग्रीड अपॉन। तो इन सभी लोगों के सेंस, पार्टीज के सेंस को जो है सेम होना चाहिए, उसका इंटेंशन, उसका कंसिडरेशन सेम होना चाहिए, तभी वो लोग आगे कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड हो पाएंगे। फ्री कंसेंट is one of the essential of valid contract. All agreements is contract if they are made by free consent of parties. The consent are said to be free when it is not caused by coercion. Coercion का मतलब क्या होता है? Coercion means forcefully causing a person to enter into an agreement under pressure or threat. Coercion का मतलब होता है कि आप पे कोई दबाव देकर आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा है। हम लोग न्यूज़ में या फिर टीवी सीरियल्स में या फिर किसी घर के बारे में सुनते हैं कि उस पर प्रेशर देके, उसको मेंटली प्रेशर देके उससे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया गया या फ्रॉडली साइन करवा दिया गया। स्कैम 1992 सभी ने देखा है। स्कैम 1992 में हम लोग को दिखाया गया था कि उस हर्षद मेहता को जो 1 लाख का जो शेयर था उसे फ्रॉडली उसे बेच दिया गया, और ताकि हर्षद मेहता को फिर से जेल हो गया। तो ये उसे फंसाने का कारण हो गया था। तो ये होता है कि आपको प्रेशर दे दिया गया या फिर फ्रॉडली आपसे किसी एग्रीमेंट में साइन करवा दिया गया, या फिर आपके सर पे गन रख के कहा गया कि अगर आप साइन नहीं करोगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा, आप मुझे अपना प्रॉपर्टी लीक कर दे दो। ये होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 कोएर्सियन इज कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कांट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 15 में इसके लॉज को अच्छी तरीके से बताया गया है। फिर आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या आता है? इट मीन्स डोमिनेटिंग द अनदर पर्सन टू अचीव ऑन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। A contract is said to be induced by undue influence, where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in position dominating the will of the other or uses that position to obtain on unfair advantage over the other. Undue influence का मतलब होता है कि आप किसी को डोमिनेट कर दे रहे हो या फिर किसी अनदर पर्सन को उसके एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज से बता रहे हो, या फिर उसे ओवर द अदर कॉन्ट्रैक्ट बता रहे हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट से अलावा आप उसे कुछ बता रहे हो, उसे इंड्यूस कर रहे हो, उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उसे कन्विंस कर रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस कुछ गलत बता दूं तो आपको समझ में तो आ नहीं रहा है, आपने कभी कुछ पढ़ा नहीं है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में, तो मैं आपको कुछ गलत भी बता दूं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है। तो आपको लगे हो सकता है हाँ सर सही भी बोल रहे हो। तो ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उससे भी आपको बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया जाता है। ठीक है, अब आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। व्हेन अ रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्गली मेड either innocently or intentionally at become a misrepresentation. In other words, misrepresentation is the flash presentation of fact which the person making in honestly believes it to be true or non-disclosure of a material fact without any intention to deceive the other party.
मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप उसे गलती से दिखाना कुछ चाहते थे, लेकिन गलती से आपने उसे दिखा कुछ और दिया। आप उसे कॉन्ट्रैक्ट किसी और पे साइन करवाना चाहते थे, लेकिन आपने गलती से कुछ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया। आप ऑफर दूसरा देना चाहते थे, लेकिन ऑफर आपने गलती से कुछ और दे दिया। तो ये होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक, फिर आता है मिस्टेक। मिस्टेक तो सभी जानते हैं कि अगर कुछ गलती हो जाए तो उसे हम लोग मिस्टेक कहते हैं। या फिर जैसे कि ये बिजनेस का ऊपर बात हो रही है कि बिजनेस में अगर कुछ गलती कर दिया हमने, कि अभी जैसे मैंने कि आपने ऑफर कुछ और देना चाहता था, लेकिन आपने ऑफर कुछ और दे दिया, तो ये गलती से हो गया, ये मिस्टेक हो गया, जो सेक्शन 20 के अंदर आते हैं। और ये बोथ पार्टीज के एग्रीमेंट को इफेक्ट देता है। ठीक है, अगर जो ऑफर है, जो ऑफरर है, वो अगर गलत दे देता है, गलती कर देता है, और जो ऑफरी है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके साथ भी वो गलती हो जा रहा है। वो सुन कुछ रहा है, ऑफरर बता कुछ रहा है, और वो साइन किसी और पे कर रहा है, या फिर साइन किसी और चीज पे करवा रहा है। ठीक है, अब आता है माइनर ऑफ इंडिया। माइनर ऑफ इंडिया आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो वो क्या है? अंडर सेक्शन 3 of the Indian Majority Act 1875, every person domiciled in India is deemed to have attained his majority when he has completed his age of 18. There are two expectations of the rules. The majority continues from 18 to the completion of 21. When a guardians of the minors person on property is appointed by court of law, when a minor property is taken over by the count of wards for management of the property under the Court of Ward Act. मेजोरिटी जो होता है वो 18 से 21 साल के बीच में शुरू होता है, और ये एक्ट 1875 में आया था इंडियन मेजोरिटी एक्ट के कारण, और ये अंडर सेक्शन 3 में आता है। अंडर सेक्शन 3 में बताया गया है कि जो भी गार्जियन अपने प्रॉपर्टी को लेके किसी माइनर पर्सन को अपॉइंट करते हैं बाय कोर्ट ऑफ लॉ, जो लॉफुली एक माइनर को अपॉइंट करते हैं, या फिर जैसे कि हम लोग न्यूज़ में या फिर टीवी में, मूवीज़ में हम लोग देखते थे पहले के टाइम पे कि उसके मम्मी पापा ने उसके बच्चे को एक लॉ तरीके से कि जब वो 18 साल का 21 साल का हो जाएगा तो उसका प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाएगा, उसके मम्मी पापा का नाम का जो प्रॉपर्टी है वो उसके बेटे के नाम पे हो जाएगा। तो ये होता है मेजोरिटी, ये होता है लॉ माइनर ऑफ इंडिया की। जो माइनर है उसको वो अपॉइंट कर दिया जा रहा है लॉ के, कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू। माइनर प्रॉपर्टी इज टेकन ओवर बाय द कोर्ट, ये कोर्ट के थ्रू होता है और वार्ड एक्ट के अंडर आता है, और ये अंडर द कोर्ट होता है कि ये सारा प्रोसेस, ये सारा मैनेजमेंट का प्रोसेस जो भी है ये कोर्ट के अंडर आता है और वार्ड एक्ट के अंडर आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।